तो सॉल्युबिलिटी किसको बोलते हैं हम वो पहले देख रहे थे कि सॉल्युबिलिटी किसको बोलेंगे। देखो पहले ही जो फर्स्ट पैराग्राफ आपको दिया उसमें ही लाइन लिखी हुई है कि क्या है वो देख लो एक बार कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस इज इट्स मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिजॉल्व इन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। बस इतना आपको समझ में आ गए तो आपको सॉल्युबिलिटी क्या है वो समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखो आप दो चीज़ें लिखी हुई है, मैक्सिमम अमाउंट, ओके एक मिनट ना, क्या दिया यहाँ पर मैक्सिमम अमाउंट और सेकंड क्या है स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। दो चीज़ें आपको यहाँ पे जो मैंने अंडरलाइन की हुई है वो क्या है मैक्सिमम अमाउंट किसका, तो सॉल्यूट का। जिस सब्सटेंस की आपको सॉल्युबिलिटी निकालनी है वो सब्सटेंस का क्या होना चाहिए अमाउंट मैक्सिमम, और जिस चीज़ में आप वो सॉल्यूबल कर रहे हो वो कितना होना चाहिए स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मीन यूनिट होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि सॉल्वेंट आप ले रहे हो कितना है, 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर 4 लीटर, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। मान लो मैं एक सॉल्यूशन बना रहा हूँ, ओके, एक सॉल्यूशन में बना रहा हूँ, उसमें मैंने क्या लिया 1 लीटर वाटर लिया, ओके। उसमें अब मेरे को शुगर डिज़ोल्व करना है, तो मैं क्या करूँगा शुगर पहले थोड़ी सी डालूँगा, वो घुल जाएगी, अगर वो घुल गई तो मैं फिर से शुगर डालूँगा, वो भी घुल जाएगी, वो घुल गई तो मैं फिर से शुगर डालूँगा। ऐसे में क्या है नंबर थोड़ी थोड़ी शुगर डालते रहूँगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि 1 लीटर जो मैंने वाटर आपको नहीं बढ़ाना है, वो 1 लीटर ही लेना है। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो शुगर जो वाटर में घुल रही थी वो घुलनी बंद हो जाएगी, क्योंकि वो सम टाइम के बाद 1 लीटर में जितनी शुगर घुलनी थी वो घुल गई, अब उसके आगे वो सॉल्युबल नहीं हो सकती, तो उसको हम बोलते हैं कि सैचुरेटेड हो गया सॉल्यूशन। तो अब अगर शुगर नहीं सॉल्युबल हो रही है तो ये जो जितने तक मैक्सिमम अमाउंट तक ये शुगर जो सॉल्युबल हो रही है इन 1 लीटर, तो उसको हम बोलते हैं शुगर की सॉल्युबिलिटी। क्लियर है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। तो सॉल्युबिलिटी किसको बोलेंगे कि जो सॉलिड पार्टिकल है वो मैक्सिमम कितना सॉल्युबल हो सकता है इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। यूनिट वॉल्यूम बोलो या तो स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट बोलो, ओके। तो सॉल्वेंट आपको क्या करना है स्पेसिफिक अमाउंट में लेना है, ठीक। तो आगे बढ़ते हम, ये तो था सॉल्युबिलिटी का कुछ डेफिनेशन, उसके ऊपर कुछ डिपेंड करते हैं कुछ फैक्टर होते हैं, वो कौन से होते हैं। तो फर्स्ट है नेचर ऑफ सॉल्यूट, सेकंड होगा नेचर ऑफ सॉल्वेंट, और थर्ड होगा टेम्परेचर, और फोर्थ वन है प्रेशर। तो ये 4 फैक्टर अफेक्ट करेंगे कि कोई सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो रहा है या सॉल्युबल हो रहा है, वो कितना होगा कैसे होगा, ये सब चीज़ें ये 4 फैक्टर पे डिपेंड करेगी। कौन से फैक्टर, सॉल्यूट का नेचर, सॉल्वेंट का नेचर, टेम्परेचर एंड प्रेशर, ओके। तो जो प्रेशर है वो सॉलिड और लिक्विड के साथ काम नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर आप कंप्रेस नहीं कर सकते, बट जब गैसियस की बात हम करेंगे तब बात करेंगे हम प्रेशर की, क्योंकि प्रेशर है वो लिक्विड और सॉलिड को इतना कंप्रेस नहीं कर पाता, क्योंकि वहाँ पे तो पार्टिकल ऑलरेडी बहुत नज़दीक होते हैं, तो उसको कंप्रेस करना इजी नहीं है। बट गैस के पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं तो वहाँ पे हम कंप्रेस कर पाते हैं। तो जो फोर्थ जो हमारा अफेक्टिंग फैक्टर है वो ज़्यादातर गैस पे यूज़ होगा, बाकी लिक्विड या सॉलिड है तो वहाँ पे वो ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, ओके। तो ये तो आप बात थी हमारे सॉल्युबिलिटी के बारे में, ये तो आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद देखो एक पॉइंट है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, है ना। जैसे मैंने अभी आगे एग्जांपल लिया था, शुगर क्या होता है सॉलिड और वाटर होता है लिक्विड, तो वो सॉलिड लिक्विड में कैसे सॉल्युबल होता है, उसके फैक्टर अफेक्टिंग क्या होते हैं, कैसे वो सॉल्युबल होता है, ये चीज़ कितने तक सॉल्युबल हो सकता है, अगर मैक्सिमम सॉल्युबल हो पाया उस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे हम, तो उसको बोलते हैं सैचुरेटेड। अगर कोई सॉल्यूशन मिल रहा है तो उसको डिसोल्यूशन बोल रहे हैं, अगर कोई सॉल्यूशन में डिसोल्व होकर फिर बाहर निकल रहा है तो उसको क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। ये सब चीज़ें मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है अलग से, जैसे ये सेशन ख़त्म होगा मैं आपको वो वीडियो भेज दूंगा, क्योंकि ये जो फर्स्ट हमारा सॉल्युबिलिटी पॉइंट है ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, कभी 1 मार्क्स के एमसीक्यू निकल सकते हैं बट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसके लिए मैं लास्ट में आपको ये वीडियो भेज दूंगा। अगर कोई इंटरेस्टेड है और पढ़ना चाहता है तो वो वीडियो देख लेना, इसके लिए मैंने ये सेशन में नहीं डाला। हम सीधे जाते हैं हेनरी के लॉ के ऊपर, ओके। तो आज हम सेशन में बात करेंगे हेनरी। यहाँ पे आप देखो यहाँ तक जो है ये वाला,
इसके नीचे के साइड जो ये वाला ये क्या है, सॉल्वेंट, और ये जो आपको ड्रॉप दिख रहे हैं वो कौन सा है, सॉल्यूट। सॉल्वेंट कौन सा था, लिक्विड, और ये सॉल्यूट मेरे पास कौन सा है, गैस। और ऊपर ये जो बचा हुआ वो भी क्या है, गैस है, बट वहाँ पे सॉल्वेंट नहीं है, लिक्विड नहीं है। और सेकंड जो फिगर दिया हुआ है वहाँ पे देखो यहाँ तक सॉल्यूशन है, ये इसके नीचे के साइड सॉल्यूशन है, इसमें सॉल्वेंट भी मिक्स होगा और सॉल्यूट भी। और ऊपर साइड आपको दिख रहा है वहाँ पे ओनली क्या है, गैस, वहाँ पे सॉल्वेंट प्रेजेंट नहीं है, ओनली गैस है। यहाँ पे भी गैस है, यहाँ पे भी गैस। जैसे कोक की बोतल आप देखते हो, देखा है, वहाँ पे क्या होता है, नीचे की साइड लिक्विड और गैस दोनों मिक्स होते हैं, वो सॉल्यूशन हो गया। बट सम टाइम जो ऊपर थोड़ा सा कोक जो एम्प्टी होता है वहाँ पे गैस प्रेजेंट होता है, बट वहाँ पे सॉल्वेंट नहीं होता है। बस ऐसा ही यहाँ पे दिया हुआ है। तो पहले फिगर में आप देखोगे यहाँ पे जो उसने प्रेशर डाला है ऊपर ओनली 1 था, जो वेट उस प्रेशर के लिए हमने डाला वो 1 था, तो वो ज़्यादा प्रेशर नहीं डाल पाया। तो इसकी वजह से तो गैस मॉलिक्यूल यहाँ पे स्पेस बहुत बढ़ गया है ना। तो सारे के सारे गैस मॉलिक्यूल कहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पर। कुछ मॉलिक्यूल गैस के डिजोल्व हुए यहाँ पर सॉल्वेंट में, बट वो पर यूनिट वॉल्यूम में बहुत कम थे। समझ में आ रहा है, पर यूनिट वॉल्यूम में ले लूँ वाटर के लिए, अगर मैं यहाँ पे देख लो, यहाँ के पर यूनिट वॉल्यूम बोलता हूँ मैं, है ना। ये मान लो 4 लीटर था तो मैंने 4 पार्ट कर लिए, तो ये क्या होगा, पर यूनिट वॉल्यूम। तो पर यूनिट वॉल्यूम में मैं निकालने जाऊँ गैस के सॉल्यूट जो पार्टिकल थे वो बहुत ही कम थे, क्योंकि सारे गैस के पार्टिकल कहाँ थे, यहाँ पर। और सेकंड फिगर में आप देखोगे मैंने क्या किया, उसके जो वेट थे प्रेशर डालने के लिए मैंने बढ़ा दिए, तो उसका प्रेशर कहाँ से कहाँ आ गया, देखो पिस्टन, कितना डिफरेंस है दोनों के बीच में, पिस्टन नीचे आ गया। तो वो क्या करेगा, जैसे पिस्टन पे प्रेशर आएगा तो गैस मॉलिक्यूल को क्या करेगा, उसको प्रेस करेगा, कंप्रेस करेगा ऊपर से। और जैसे गैस मॉलिक्यूल कंप्रेस करेगा तो गैस मॉलिक्यूल कहाँ जाएंगे, वाटर के सरफेस के ऊपर, यहाँ पर। और सरफेस के ऊपर से वो अंदर वाटर में डिसोल्व होने का ट्राई करेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल क्या होंगे, वाटर सॉल्वेंट में डिसोल्व होंगे। और यहाँ पे भी आप देखोगे बहुत सारे गैस के मॉलिक्यूल हैं, तो वो क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्वेंट में डिसोल्व होने का ट्राई करेंगे। जैसे मैं अभी भी इससे ज़्यादा भी प्रेशर डाल रहा हूँ, पूरा सरफेस, ये वाटर के सरफेस तक मैं प्रेशर डालूँ तो सारा का सारा गैस क्या हो जाएगा, उसमें मिक्स हो जाएगा, सोल्यूबल हो जाएगा लिक्विड में। तो इसके लिए देखो यहाँ पे प्रेशर कम था, तो इसमें जो सॉल्यूबल था गैस वो कम था। जैसे मैंने थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाया, जो सॉल्यूट पार्टिकल थे गैस के वो क्या हो गए, वाटर में ज़्यादा डिसोल्व हुए। तो बस जो फर्स्ट लाइन लिखी थी कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज़ इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग प्रेशर, ये आपको ध्यान रखना। देखो ये फिगर के द्वारा मैंने आपको समझा दिया है। ये फर्स्ट चीज़ ये किसी ने अगर एक्सप्लेन की थी तो वो कौन थे, हेनरी थे। ओके, तो उनका लो अभी हमको पढ़ना है कि हेनरी ने क्या बोला था और ये कैसे वर्क करता है। ओके, तो वो कुछ हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर आई थिंक आपको ये फिगर में समझ में आ गया होगा, है ना। नहीं आया तो एक बार और देख लेना, ये वीडियो को थोड़ा पॉज करके या तो कुछ रिवीज करके, है ना, समझ में आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे कम प्रेशर था तो गैस के मॉलिक्यूल थोड़े से कम डिसोल्व थे, जैसे मैंने प्रेशर बजाया तो ऊपर से कंप्रेस होके क्या होंगे, गैस मॉलिक्यूल थोड़ा सा लिक्विड में आ जाएंगे, यहाँ पर सॉल्यूट में। तो उसकी वजह से ज़्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी होगी। और मैं अभी प्रेशर बढ़ाऊँगा तो फिर से ज़्यादा गैस मॉलिक्यूल आएंगे। तो सिंपली मैं कहना चाहूँ तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे तो उसका सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड क्या होगा, बढ़ेगा। क्लियर। तो हम थोड़ा सा हेनरी लॉ के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद आगे जाते हैं। ये रहा हेनरी लॉ। ये प्रेशर के साथ सॉल्युबिलिटी बढ़ती है गैस की, ये सबसे पहले किसी ने ऑब्जर्व किया या तो किसी ने इंट्रोड्यूस किया इसको, तो वो थे हेनरी। ओके, हेनरी ने क्या बोला, देखो जो ब्लैक बोल्ड करके दिया हुआ वो देख लो कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैस। के गैस का प्रेशर, एक चीज़ यहाँ पे वो लिखना आई थिंक मिस हो गई, पार्शियल प्रेशर। ये कहाँ पर होगा, अगर 2 या 3 सॉल्यूट हैं तो वहाँ पे ये वर्क करेगा।
मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ कि मेरे पास अगर मैं एक कंटेनर है, यहाँ पे मेरे पास ये सॉल्वेंट है, मान लो मेरे पास वाटर है, ओके, उसके ऊपर मैंने 3 सॉल्वेंट लिए है ना। सॉल्वेंट तो मैं कितने भी सॉल्यूट से मैं कितने भी ले सकता हूँ, 2 3 4 5, बट सॉल्वेंट ऑलवेज 1 होगा, है ना। सॉल्यूशन बनाते हो तो ये तो आपको पता होगा ना, इतने आगे आ गए हम सॉल्यूशन में, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो मेरे पास मान लो एक सॉल्यूट है ए, सेकंड है बी और थर्ड वन है सी। कौन सा है? गैस है, सॉल्यूट गैस है, ये लिक्विड है, ये सॉल्वेंट है मेरे पास, ऊपर से मैं सॉल्यूट को मिक्स कर रहा हूँ। और ये देखो, ये सी का अपना प्रेशर होगा, है ना। गैस के पास तो प्रेशर होता है ऑलवेज, सॉरी हाँ, तो गैस के पास तो ऑलवेज क्या होता है? प्रेशर होता ही है। तो सी का कुछ प्रेशर होगा, सेम एज बी का भी प्रेशर होगा और सेम एज ए का भी प्रेशर होगा। तो अब ए कितना डिजोल्व होगा वो किस पे डिपेंड होगा? वो ए, है ना, सॉरी हाँ, ए कितना डिजोल्व होगा ये सॉल्वेंट में, वो किस पे डिपेंड करेगा कि ए का प्रेशर कितना है। सेम एज यहाँ पे बी कितना डिजोल्व होगा ये सॉल्वेंट पे, वो किस पे डिपेंड करेगा कि ये बी का प्रेशर कितना है। और सेम एज थर्ड सी, वो कितना डिजोल्व होगा वो किस पे डिपेंड करेगा कि सी का प्रेशर कितना है। तो ये चीज़ समझाती है कि हमें अगर सी में डिज़ोल्व करने जाऊँ सॉल्वेंट में, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, अपने इंडिविजुअल प्रेशर पे, नहीं कि टोटल प्रेशर। ये तीनों के प्रेशर पे ये डिपेंड नहीं करेगा, ये ओनली सी को डिपेंड करेगा सी के प्रेशर पे, बी को डिपेंड करेगा बी के प्रेशर पे, और ए वाला डिपेंड करेगा ए के प्रेशर पे। तो उसको हम बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। कि कोई भी चीज़ या कोई भी गैस आप लिक्विड में सॉल्यूबल कर रहे हो, डिसॉल्व कर रहे हो, तो वो किस पे डिपेंड करेगा? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वो अपने प्रेशर पे, पार्शियल प्रेशर पे। कि तो वही हेनरी ने बोला है, देखो एक बार, कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। यहाँ पे एक वर्ड ऐड कर देना, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। कोई भी गैस अगर कोई लिक्विड में डिज़ोल्व हो रहा है तो कितना हो रहा है, उसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है, वो किस पे डिपेंड है? तो वो उसके पार्शियल प्रेशर पे। द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। ये बताया था हेनरी ने, और जिसको हम बोलते हैं हेनरी का लॉ। ओके, तो ये ब्लैंक, ये आपको ध्यान होनी चाहिए। कोई भी पूछे कि हेनरी ने क्या बोला था, व्हाट इज़ हेनरी लॉ, तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। ओके, आगे हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो अब देखो, थोड़ा सा हम जो हेनरी ने एक इक्वेशन दिया है उस पर डिस्कस कर लेते हैं। बट उसके पहले मैं आपको बता दूं कि किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा। पार्शियल प्रेशर किस पर डिपेंड करेगा किसी भी गैस का? उसके मोल फ्रैक्शन पे, है ना। समझ में आ रहा है? किसी भी गैस के पास कितना प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे होगा? उसके मोल फ्रैक्शन, कि उसका मोल फ्रैक्शन कितना है। अब मान लो मेरे पास 2 गैस हैं, एक N2 और सेकंड में भी N2 है। अब मैं कहूँ कि इसमें मेरे पास 2 मोल है N2, और इसमें मेरे पास है 4 मोल। देखो यहाँ पे क्वांटिटी ज़्यादा है, यहाँ पे क्वांटिटी कम है। N2 नाइट्रोजन गैस है, मेरे पास एक है 2 मोल, सेकंड में मेरे पास 4 मोल। तो जो प्रेशर होगा वो किस में ज़्यादा होगा? जिसमें मोल ज़्यादा है, जिसमें मॉलिक्यूल ज़्यादा है, जिसमें क्वांटिटी ज़्यादा है। जो गैस की जितनी ज़्यादा अमाउंट या क्वांटिटी होगी उसका उतना प्रेशर ज़्यादा होगा, या तो वो मोल में या किसी भी में लेते हो आप। बट गैस है तो हम जनरली किस में बात करते हैं? मोल फ्रैक्शन में बात करते हैं, है ना। तो जितने ज़्यादा मोल फ्रैक्शन होगा गैस का, उतने ज़्यादा उसका पार्शियल प्रेशर होगा। समझ में आ रहा है? ये चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए कि
जितनी ज़्यादा गैस की अमाउंट होगी उतना ही उसका प्रेशर ज़्यादा होगा। मैं N2 के 2 एग्जांपल लिए मैंने। N2 एक में 2 मोल लिया, एक में 4 मोल। तो प्रेशर किसका ज़्यादा होगा? 4 मोल वाले का, क्योंकि वहाँ पे मॉलिक्यूल ज़्यादा है N2 के, और जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल हैं उतना ज़्यादा प्रेशर रहेगा वहाँ पर। समझ में आ गया? और जितने कम है उसमें प्रेशर कम रहेगा। तो इसके लिए मैंने बोला कि किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर है वो किस पे डिपेंड करेगा? उस गैस के मोल फ्रैक्शन पे, कि उसमें मोल कितने हैं। ओके, बस ये समझ में आपको आ गया तो हेनरी का जो इक्वेशन है वो समझ में आ जाएगा, बाकी कुछ नहीं है। ओके, थोड़ा सा देखो इसको ध्यान से। अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को थोड़ा पॉज रिवाइज करके फिर से देखो। पार्शियल जो प्रेशर है वो किस पे डिपेंड करेगा? उसके मोल फ्रैक्शन पे। अब ये तीनों चीज़ों में आपको दिखा देता हूँ। देखो, सॉल्युबिलिटी किस पे है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। और प्रेशर किस पे है? मोल फ्रैक्शन पे। जितने ज़्यादा गैस के मोल होंगे उतना ही उसका प्रेशर होगा, और जितना ज़्यादा प्रेशर उतनी उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। तो मैं बता दूं, यही चीज़ अगर मैं बोलने जाऊं तो जितने ज़्यादा मोल फ्रैक्शन उतना ज़्यादा प्रेशर और उतनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी, है ना? समझ में आ गया? इसको मैं सिंपल वे में बोलने जाऊँ तो मैं जितने ज़्यादा गैस के मॉलिक्यूल बढ़ाऊँगा उतना उसका प्रेशर बढ़ेगा, और जैसा प्रेशर बढ़ेगा तो उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। अभी भी जिसको समझ में नहीं आया है तो वो क्या बोलूँ मैं उनको। अब तो आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको, है ना? तो गैस के जितने मॉलिक्यूल जितने बढ़ाओगे उतना उसका प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ेगा तो आपको पता है सॉल्युबिलिटी अपने आप बढ़ जाएगी, है ना? तो बस अब हम इक्वेशन पे आ जाते हैं। बस ज़्यादा चीज़ें में टाइम नहीं बिगाड़ते, हैं ना? यहाँ पे कुछ बोल्ड करके आप पढ़ लेना वही चीज़ें जो मैंने बताई है, कि मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सॉल्यूशन, है ना? यहाँ पे उल्टा लिखा है, बट आप ये भी लिख सकते हो कि जो उसका पार्शियल प्रेशर है वो किस पे डिपेंड करेगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस पे, ना? दोनों चीज़ें सेम है जो मैंने बताई और यहाँ पे लिखा हुआ। इसमें थोड़ा सा उल्टा लिखा है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इज सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर। तो इसने क्या लिखा हुआ है? ये लिखा है एक्स डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू पी, और मैंने क्या लिखा था? पी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एक्स, ना? तो सेम चीज़ है। और बाकी आगे का जो बोल्ड करके लिया है हेनरी, जिसको हम हेनरी का लॉ भी स्टेट करते हैं, आगे वाला ऊपर वाला भी है उसको भी हेनरी लॉ बोल सकते हैं, कि द partial pressure of the gas in vapor phase is proportional to mole fraction of gas in the solution। देखो ये दोनों चीज़ें सेम है, एक बार उसने उल्टा करके दिया है। बस मैंने क्या बोला था? देखो, द पार्शियल प्रेशर पी, किसी भी गैस का प्रेशर होगा पार्शियल वो पी। उसके बाद देखो, ऑफ द गैस इन वेपर फेज, तो गैस होगा नॉर्मली वेपर फेज में ही होगा, तो उसका फेज बताएं। किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू मीन्स डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। मोल फ्रैक्शन मीन्स इसको हम साइन करते हैं एक्स से, इन द सॉल्यूशन। तो ये इक्वेशन मैंने आगे लिखा था, और ये मैंने बोला था अगर ये समझ में आ गया तो आपको हेनरी का लॉ और हेनरी का इक्वेशन दोनों समझ में आ जाएगा। ओके, उसके बाद तो उसने कुछ नहीं किया है। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल निकालने के लिए उसने एक कांस्टेंट डाला जिसको हम बोलते हैं के एच, और जिसको हम स्टेट करते हैं हेनरी कांस्टेंट के। तो P डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एक्स, वहाँ पे P क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, और X क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ये चीज़ें नोट कर लेना। यहाँ पे क्या है कि मेरी भी थोड़ी लिमिटेशन है, सारा जितना भी जैसे मैं बोर्ड पे लिखता हूँ वैसे यहाँ पे लिख नहीं पाता हूँ, तो थोड़ी लिमिटेशन भी है। थोड़ा सा आपको भी क्या होता है, तकलीफ तो रहेगी। डायलॉग नहीं है, बट क्या है, थोड़ी मेरे लिए और थोड़े आपके लिए भी। तो कुछ तो हमने क्या लिखा? फर्स्ट P
डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एक्स। ओके सॉरी, 1 मिनट। हमने क्या लिखा, P डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू x। वहाँ पे P क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। ओके, ये ध्यान रखना, गैस का प्रेशर। और ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, गैस के मॉलिक्यूल कितने हैं वो। अब यहाँ पे मेरे को डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का जो साइन है वो निकालना है, तो मेरे को क्या करना पड़ता है, एक कांस्टेंट डालना पड़ता है। तो ये तो हेनरी ने स्टेट किया था सबसे पहले, वहाँ पे हम तो थे नहीं, तो हेनरी ने क्या किया, अपना कांस्टेंट डाल दिया। तो P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स। ये जो है वो फाइनल इक्वेशन है हेनरी का। अब उसमें बीच में जो डाला हुआ है वो कुछ नहीं, ओनली क्या है, हेनरी कांस्टेंट, जिसका वैल्यू ऑलवेज क्या होता है, कांस्टेंट होता है। वो आपको किसी भी न्यूमेरिकल में पहले से दिया ही होगा, तो जिसको हम बोलते हैं हेनरी कांस्टेंट। उस हेनरी को भी पता था साले मेरे को भूल जाएंगे, कोई याद नहीं रखेगा, तो उसके लिए उसने कांस्टेंट का नाम ही हेनरी रख लिया। जब पढ़ेंगे तब तो याद करेंगे, है ना। तो ये हेनरी कांस्टेंट, P डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू x। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का साइन निकालने के लिए उसने कांस्टेंट डाला, तो P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स। और ये हमारा फाइनल हेनरी इक्वेशन, जिसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके, तो उसके बाद कुछ चीज़ें जो लिखी वो हम देख लेते हैं एक बार। उसके बाद आई थिंक आज का हमारा ये जो सेशन है ख़त्म हो जाएगा। देखो वहाँ पे KH क्या है, हेनरी लॉ कांस्टेंट। और ग्राफ हम अगर ये P और X के बीच में साइन करें, ग्राफ अगर हम बनाए P और X के बीच में, तो आपको ये देखो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लग रहा है। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जो हमने मैथ्स में 10th में देखा था वो ध्यान याद करो, है ना। तो उस तरह का ये इक्वेशन है, तो ये ऑलवेज क्या होगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ देगा। ओके, और वहाँ पे KH की वैल्यू क्या होगी, स्लोप से भी मिल सकती है हमको। ओके, तो वो ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे। बट हम KH की वैल्यू यहाँ पे अगर कैलकुलेट करनी है तो क्या होगी, KH इज इक्वल टू P बाई एक्स, है ना। कुछ नहीं किया मैंने, x को इस साइड ले लिया था, वो डिवाइस में चला जाएगा, तो KH इज इक्वल टू P बाई एक्स। अगर KH आपको कभी न्यूमेरिकल में पूछे तो KH इक्वल टू P बाई एक्स हो जाएगा। ओके, और कभी 1 मार्क्स में क्वेश्चन आए कि हेनरी लॉ के इक्वेशन है P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स, उसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो ग्राफ कैसा होगा, तो ऑलवेज क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। ओके, क्योंकि वो इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की तरह है, P इज इक्वल टू MV प्लस C, ऐसा कुछ इक्वेशन था ना मैथ्स का ना, तो इसी तरह का इक्वेशन आपको लग रहा है ये वाला। तो इसके लिए इसका ग्राफ ऑलवेज क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। और उसका जो स्लोप होगा, स्लोप क्या होगा, पहले हम थीटा निकालेंगे, उसके बाद tan थीटा होगा, और tan थीटा जितना मिलेगा वही होगा KH। ओके, तो ये अभी यहाँ पे ज़्यादा समझ में नहीं आएगी ये चीज़ ना। तो इसके बाद सेकंड ग्राफ क्या हुआ है कि डिफरेंस गैस हैव अ डिफरेंट KH वैल्यू एट सेम टेम्परेचर, दिस सजेस्ट KH इज़ अ फंक्शन ऑफ द नेचर ऑफ द गैस। ओके, तो कुछ चीज़ें हैं, हाँ मैंने बोली ये कांस्टेंट है, बट कांस्टेंट क्या है, एक गैस के लिए। अगर मैं नाइट्रोजन की बात बोलूँ तो नाइट्रोजन के लिए KH की वैल्यू ऑलवेज सेम रहेगी, वहाँ पर कभी नहीं चेंज होगी। बट जैसे ही गैस चेंज हुआ, नाइट्रोजन की जगह ऑक्सीजन आएगा, तो वहाँ पे KH का वैल्यू चेंज होगा। तो ये थोड़ी सी इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये आपको पैराग्राफ ध्यान से पढ़ लेना। गैस के साथ KH की वैल्यू चेंज होती है, एक गैस के साथ वो कांस्टेंट रहती है ऑलवेज, बट अगर गैस चेंज हुआ तो KH की वैल्यू क्या होती है, चेंज विथ गैस वो चेंज हो जाता है। इसका मीनिंग है वो डिपेंड करती है नेचर कैसा है गैस का। ओके, उसके बाद एक आपको एग्जांपल दिया है, वो एग्जांपल अभी नहीं देखेंगे, हम जब न्यूमेरिकल करेंगे हेनरी के लॉ के, तभी मैं आपको थोड़ा सा समझा दूंगा। ओके, उसके बाद थोड़ा सा आगे जाता हूँ मैं फैक्टर के पास। इक्वेशन के बारे में है कि गिवन प्रेशर, आपको स्लोप में दिखा देता हूँ, देखो स्ट्रेट लाइन स्लोप जो ये ग्राफ बनाया हुआ है। ओके, किसके बीच में है, पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन, मीन्स कौन सा, P और X वर्सेस। ग्राफ बनाऊँ तो कौन सा मिल रहा है मेरे को, ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। यहाँ से मैं क्या करूँगा, स्लोप निकालूंगा, और वही स्लोप मेरा को क्या हो जाएगा, KH।
तो ये ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट चीज़ें नहीं है, बहुत इजी है ना। तो वो हम उसके बाद आप देखोगे कुछ गैसियस मॉलिक्यूल हैं जिसके आपको टेम्परेचर दिए हैं और हेनरी कांस्टेंट वैल्यू दिया है और उसका सॉल्युबिलिटी यहाँ से आपको पता चल जाएगी उसके टेम्परेचर के हिसाब से और KH के हिसाब से। देखो एक और चीज़ मैंने मिस कर ली, यहाँ पर आपको बता देता हूँ। देखो गैस पे नेचर ऑफ सॉल्यूट और नेचर ऑफ सॉल्वेंट वो तो अफेक्ट करेगा ही कि पोलर है या नॉन पोलर है। उसके बाद प्रेशर की बात हमने कर ली कि जैसे प्रेशर बढ़ा होगी उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। बट हम फोर्थ जो हमारे पास था फैक्टर वो हमने मिस कर लिया, क्या है? टेम्परेचर। अब अगर हम टेम्परेचर बढ़ाए, चलो ये मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। कल जैसे मेरा ये सेशन अपलोड हो उसके बाद हम जब क्वेश्चन करते हैं, है ना, डिबेट होता है थोड़ा हमारे के बीच, तब मेरे को ये आंसर दे देना आप ग्रुप में कि अगर मैं सॉल्यूशन बना रहा हूँ, गैस इन लिक्विड मेरी सॉल्युबिलिटी है, तो मैं टेम्परेचर बढ़ाऊँगा या डिक्रीज़ करूँगा। तो टेम्परेचर का क्या अफेक्ट होगा गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन में, आपको आंसर देना है। विथ टेम्परेचर इंक्रीज सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, विथ टेम्परेचर डिक्रीज सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, वो आपको आंसर देना है मेरे को जब ये सेशन हम जब ग्रुप में अपलोड करेंगे, है ना। तो तब मेरे को आंसर दे देना। टेम्परेचर का मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, और जब आंसर समझ में नहीं आए तो मैं आपको वहाँ पर आंसर दे दूँगा। ओके, चलो आप 3 हमने फैक्टर डिस्कस कर लिए हैं, तो 4th वाला टेम्परेचर बाकी है। बट मेरे को ऐसा लगता है कि ये आंसर आपको पता होगा, आप समझ गए होंगे कि टेम्परेचर के साथ क्या होगा, क्योंकि वहाँ पर गैस है और लिक्विड है। तो टेम्परेचर बढ़ाते हो तो क्या होता है, ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो आंसर वहाँ पर दे देना मेरे को कि टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड क्या होगी, क्या अफेक्ट होगी इसके ऊपर। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो उसके ऊपर कुछ आपको हेनरी के लॉ और हेनरी कांस्टेंट वैल्यू और कुछ टेम्परेचर दिया है। और यहाँ पर एक और चीज़ देखो, फॉर्मूला क्या था मेरे पास हेनरी कांस्टेंट का, P = KH × X। और अगर मैं KH को आगे ले लूँ तो क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे मैंने डायरेक्ट प्रोपोर्शन डाल दिया, यहाँ पे इक्विलिब्रियम होगा तो P/X होगा, है ना। ये फॉर्मूला था KH का। अब देखो यहाँ पे KH और X क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शनल में, है ना, इनवर्स प्रोपोर्शनल में। अब मैंने क्या बोला था कि जितने ज़्यादा मोल फ्रैक्शन होंगे उतना ज़्यादा प्रेशर होगा, और जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होगी। तो यहाँ पे आपको देखो एक और क्वेश्चन, ये यहाँ पे इक्वेशन लिखा हुआ है इसलिए आपको ये तो समझ में आ ही जाना चाहिए, इसका आंसर तो सब दे पाओगे कि अगर मैं हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू में इंक्रीज़ करूँ, ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन है आपके लिए, आंसर देना मेरे को। हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू में अगर इंक्रीज़ करूं तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड पे क्या अफेक्ट होगा, वो इंक्रीज़ होगी या डिक्रीज़ होगी। एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना। अगर मैं हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज़ करूं तभी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड पे क्या अफेक्ट होगा, वो आपको आंसर देना है मेरे को। ओके, क्योंकि यहाँ पे इनवर्स प्रोपोर्शनल में, तो ये अगर आपने आगे का ऊपर का जो मैंने एक्सप्लेन किया वो अगर आप समझे हो तो ये आंसर आप दे पाओगे, ये आपके लिए टफ नहीं रहेगा, बहुत ही ईजी है।